Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I am Dr. Yasir Khan from the Biology Department और मैं आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। बेटा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंस स्टडी किया, सेल थ्योरी को देखा, सेल के हवाले से जो साइंटिस्ट का रोल है उनकी डिस्कवरी को हमने स्टडी किया, प्लांट और एनिमल सेल को हमने स्टडी किया। आज जिस टॉपिक को मैंने डिस्कस करवाना है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? क्या सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ही चीज़ के नाम है? इस बात को आपने बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या एक ही स्ट्रक्चर के नाम है या फिर इनके दरमियान कोई डिफरेंस भी मौजूद है। तो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is also known as the biomembrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायोमेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also known as the biomembrane and it is also known as the cell membrane. सबसे पहले हम इसके कुछ फीचर्स को स्टडी करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसके अलावा भी कोई नेम है और इसके फीचर्स क्या हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इस वजह से कह रहे होते हैं बिकॉज इट अलाउज only selective substances to pass through it. Let's suppose ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये सेल के बाहर का हिस्सा है और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, कुछ लार्जर पार्टिकल्स हैं, कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। देखिए ये सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही गुजरने देगी। ये जो लार्जर पार्टिकल्स हैं इनका साइज चाहे जितना मर्जी बड़ा है, अगर सेल को इसकी जरूरत है तो सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ कर देगा, ठीक है। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स है अगर सेल को इसकी जरूरत नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसको नहीं गुजरने देगी। ये है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से आखिर सेल मेम्ब्रेन से गुजरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये लार्जर पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के पास आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिटिल बिट अंदर को इमेजिनेट होगी और उसके बाद ये लार्जर पार्टिकल्स को यहाँ से अलाउ करेगी अंदर जाने के लिए। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का इसे हम इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि इसने सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही गुजरने देना होता है। अब ये जो सिलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं चाहे वो लार्जर है या स्मॉलर है, अगर सेल मेम्ब्रेन के अगर सेल को उसकी जरूरत है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको अलाउ कर देगी कि वो वहां से गुजरे। सेमी परमिएबल। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज आल्सो नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल किस बेस पे हम कह रहे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन को आपने पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वहां पे छोटे छोटे पोर्स भी मौजूद होते हैं। ये पोर है, ये एक पोर है। सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर छोटे छोटे पोर मौजूद हैं और अगर पार्टिकल्स ऑन द बेस ऑफ ऑन द अकॉर्डेंस ऑफ दीज पोर्स यहां से गुजर रहे हो तो हम कहेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दीज पोर्स अगर पार्टिकल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा रहे हैं तो तब हम सेल मेम्ब्रेन को कह रहे हैं कि इट इज आल्सो नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दिया, उसको हमने बायो मेम्ब्रेन का नाम भी दिया। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किस बेस पे कह रहे हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस बेस पे कह रहे हैं, ये हमने स्लाइड का जो है वो इंट्रोडक्शन देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या बेसिकली। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फिर हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो देखिए जो कंपोजिशन है उसके अंदर आपको तीन चीजें नजर आएंगी बेसिक। composition of plasma membrane.
तीन बेसिक चीजें आपको कंपोजिशन में नजर आ रही है। नंबर 1 प्रोटीन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। नंबर 2 लिपिड्स, लिपिड्स भी मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में आपको तीन मेजर चीजें नजर आ रही हैं। हम देखते हैं नंबर 1 इनकी परसेंटेजेस क्या है, क्योंकि सबसे पहला एमसीक्यू परसेंटेजेस से ही आता है। जो प्रोटीन्स हैं वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है एंड दीज आर 60 to 80%। लिपिड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर 20 to 40% मौजूद हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो है दीज आर प्रेजेंट इन द ट्रेसेस। ना होने के बराबर अमाउंट है लेकिन मौजूद जरूर है। देखिए आपसे इन्हीं ऑप्शंस को रख के एमसीक्यूज पूछ लिए जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सीधी सी बात है आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स होगा। देखिए हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये दो फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। नंबर 1 these proteins are actually globular proteins। कौन सी प्रोटीन्स हैं यहाँ पे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। पहली बात तो ये आपने प्रोटीन्स की टाइप्स पढ़ी है, ग्लोबुलर प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर को हम ग्लोबुलर कह रहे हैं उनकी शेप की बेस पे ग्लोबुलर शेप होती है। फिब्रस को हम फिब्रस कह रहे हैं उनके थ्रेड लाइक शेप की वजह से उनका जो शेप होती है वो थ्रेड लाइक होती है। एक तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, दूसरा हम कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर। लिपिड्स हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से लिपिड्स मौजूद हैं। तीन तरह के लिपिड्स आपको यूजुअली नजर आएंगे। नंबर 1 फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में। क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, इनको भी हम देखते हैं। नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में जो लिपिड्स मौजूद हैं वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और साथ ही मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। अब ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं ये आपको न्यूरोनल मेम्ब्रेन में नजर आ रहे होंगे। स्फिंगोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं। इसका मतलब है लिपिड्स आपको तीन फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। चौथी फॉर्म भी है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है और वो है ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स में ही स्टडी कर लेते हैं। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी फॉर्म के अंदर है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म के अंदर है। और नंबर 2 ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म के अंदर है। और इसके हवाले से याद रखिएगा कि दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो एनवायरनमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर वो सारा का सारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना रहे। तो हम कहते हैं दे एक्चुअली फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो हमने रोल देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स का रोल यहाँ पर क्या है। लिपिड्स के हवाले से एमसीक्यू अगर आपके पास आ जाए कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा बना रहा है इन तीनों में से, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट में से, तो आंसर है लिपिड्स। अगर आपके पास ऑप्शंस यहां से आ जाते हैं, अल्फा ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड्स, चार्ली ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल और डेल्टा ऑप्शन है स्फिंगोलिपिड्स। एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो तब जो आंसर होगा वो फॉस्फोलिपिड होगा। कि जो फॉस्फोलिपिड है ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे बेटा बात समझ, हम देखते हैं यहाँ पर कंपोजिशन के बाद प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है सेल मेम्ब्रेन की। देखिए सेल मेम्ब्रेन की हमने प्रॉपर्टीज को देखना है, जिसके ऊपर मॉडल्स बने हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के। जो मॉडल्स हैं वो प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की।
तो हम पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज, फिर हमारे लिए जो मॉडल्स हैं उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा। तो हम सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं सेल मेम्ब्रेन की। कोई भी मॉडल इन 3 तरह की प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो मॉडल ठीक है, अगर वो ओबे नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि ये मॉडल ठीक नहीं है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की, इसे हम कहते हैं इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और ये 2 तरह की सब्सटेंसेस को गुजरने देगी। कुछ वो सब्सटेंसेस जो वाटर सॉल्युबल है और कुछ वो सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल, मैंने स्टार्ट में बताया था कि कुछ सिलेक्टिव चीजों को ये गुजरने देती है। उस बेस पे हम कह रहे हैं कि कुछ ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को गुजरने दे रही है और कुछ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को गुजरने दे रही है। ठीक है, इस बेस पे हम कह रहे हैं कि सबसे पहली जो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है वो ये है। नंबर 2, यहां पर वेरिएबल रेशो ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, यानी कि यहां पर जो फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं और प्रोटीन्स मौजूद हैं उनकी वेरिएबल रेशो, वो अभी मैं आपको मॉडल्स के अंदर ही बता दूंगा कि वेरिएबल रेशो होती है। तीसरा, हम कहते हैं कि जो बायोमेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इट इज एक्चुअली द डायनामिक मेम्ब्रेन। स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, मूवमेंट में है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी मॉडल इन 3 प्रॉपर्टीज को अगर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का एक्सेप्टेबल मॉडल। अगर वो इन 3 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा तो हम कहेंगे वो एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है। तो इसके बाद वेरी नेक्स्ट जो हमारे पास हमने जिस चीज को स्टडी करना है वो है मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स कौन कौन से हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। हमारी बुक में आपको 2 मॉडल्स नजर आ रहे होंगे, मैं यहां पर 3 मॉडल्स को स्टडी करता हूं। मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला जो मॉडल है वो है सैंडविच मॉडल। सबसे पहला मॉडल कौन सा है? सैंडविच मॉडल। अब ये सैंडविच मॉडल जो है वो प्रेजेंट किसने किया था? सैंडविच मॉडल को प्रेजेंट किया था डैनिली एंड डेविसन ने। डैनिली एंड डेविसन ने प्रेजेंट किया कौन से मॉडल को? सैंडविच मॉडल को। इसने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर आपको 2 चीजें नजर आती हैं। कौन कौन से? इसने कहा कि एक तो आपको उसके अंदर नजर आ रहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या नजर आ रहा है? फॉस्फोलिपिड्स नजर आ रहे हैं। दूसरा उसके अंदर जो चीज आपको नजर आएगी वो है प्रोटीन्स। तो 2 चीजें आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर नजर आ रही हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन। जब उसने कहा फॉस्फोलिपिड्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इट इज एक्चुअली द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक, व्हाट इज एम्फीपैथिक? इसने कहा एम्फीपैथिक जो है फॉस्फोलिपिड्स को इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली डुअल इन नेचर। डुअल नेचर है। कैसे डुअल नेचर है? इसने कहा आपको फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफिलिक भी नजर आता है और फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोफोबिक भी नजर आता है। उस बेस पे हम कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या है? एम्फीपैथिक है। कैसे? हमारे पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। जब आप फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर उसका एक हेड है। क्या मौजूद है? हेड मौजूद है। और हेड के साथ आपको
जो हेड है इसके अंदर मौजूद है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अलॉन्ग विद द फॉस्फेट। जिस बेस पे हम कह रहे होते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ग्लिसरॉल अलॉन्ग विद द फॉस्फेट यानी कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर को लव कर रहे हैं। और जो टेल है उसके अंदर मौजूद है फैटी एसिड चेन। क्या मौजूद है, फैटी एसिड चेन मौजूद है। जिस बेस पे हम कह रहे हैं कि इसकी जो टेल होती है ना, ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। टेल इज हाइड्रोफोबिक while head is hydrophilic। तो देखिए एक ही मॉलिक्यूल है, डुअल नेचर का है, उस बेस पे हम कह रहे हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं ना, वो एम्फीपैथिक होते हैं। प्रोटीन्स यहाँ पर जो मौजूद हैं वो किस नेचर के हैं, जो प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, यानी कि ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसने एक्चुअली इसको सैंडविच मॉडल का नाम क्यों दिया। इसने कहा कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ऐसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये इस तरीके से मौजूद है कि इसकी जो टेल्स हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल की जो टेल होंगी दे आर एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। फिर आखिर प्रोटीन कहां पर मौजूद है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहां पर आपको प्रोटीन की लेयर नजर आएगी जो कि ग्लोबुलर शेप की हो। क्या नजर आया, प्रोटीन्स नजर आई जो कि क्या है, ग्लोबुलर शेप है। अब देखिए एक सैंडविच बन गया, दोनों साइड पे आपको प्रोटीन्स को ब्रेड कंसीडर कर लें, ब्रेड है, फॉस्फोलिपिड को आप चिकन कंसीडर कर लें, दरमियान में चिकन है, तो ये एक सैंडविच बन गया जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और बाहर आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स नजर आ रही है। अगर आप इसके इस एरिया को देखेंगे, प्रोटीन्स क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। ये एंड आपको हाइड्रोफिलिक नजर आएगा और नीचे आपको हाइड्रोफोबिक एरिया नजर आएगा, ये सारा का सारा टेल वाला। तो ये है हाइड्रोफोबिक एरिया। ऊपर आपको हाइड्रोफिलिक एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया भी आपको हाइड्रोफिलिक नजर आएगा। तो इसने कहा कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं और इस तरीके से मौजूद हैं कि देयर टेल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर व्हाइल ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यहां पर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद है। हमने कहा था कि कोई भी जो मॉडल है वो तब ठीक होगा जब इन तीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन होती हैं कि नहीं होती। सबसे पहले हमने कहा कि ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को गुजरने देंगे। कोई भी हमारे पास यहाँ पर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ये इसने इससे गुजरना है। देखिए जो प्रोटीन है हाइड्रोफिलिक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसको अलाउ कर देंगे। ये जो मॉलिक्यूल होगा ये अप टू द हेड जो है वो आसानी से मूव कर सकता है। उसके बाद आगे टेल आ गई, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से गुजर ही नहीं सकते। ऐसे ही है, तो इस बेस में हम क्या कह रहे हैं कि ये सबसे पहली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल रेशियो ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। देखिए मैं इतना एरिया ले लेता हूं, ये एरिया ले लिया मैंने उस सेल मेम्ब्रेन का। इस एरिया के अंदर मैं देखता हूं कि कितने फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं और कितने प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। देखिए ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये तीसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल और ये चौथा प्रोटीन का मॉलिक्यूल। इसका मतलब है फॉस्फोलिपिड रेशो प्रोटीन। प्रोटीन हमें इस एरिया के अंदर कितनी नजर आ रही है, प्रोटीन हमें नजर आ रही है टोटल 4 मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल देख लेता हूं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है 4 ही मॉलिक्यूल है। तो ये तो कांस्टेंट रेशियो हो गई। हम
हमने जो रेशो यहाँ पे ली, ठीक है, एक एरिया लिया हमने सेल मेम्ब्रेन का और उसके अंदर हमें कांस्टेंट रेशो ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स नजर आई। हमने कहा था कि वेरिएबल रेशो ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा सैंडविच मॉडल। तीसरी बात डायनामिक मेम्ब्रेन, इसने कोई मूवमेंट को डिस्कस ही नहीं किया था कि यहाँ पर कोई फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर स्टैटिक है। तो इसने जो मॉडल प्रेजेंट किया उसने जो बेसिक प्रॉपर्टीज बताई वो ठीक थी, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स है आगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हो ही नहीं सकता। तो उस बेस पे हमने कहा कि ये जो सैंडविच मॉडल है ना, ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है। ठीक है, तो हमने ग्लोबुलर प्रोटीन्स को भी देखा, हमने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को भी देखा। तो पहला जो मॉडल था वो सैंडविच मॉडल था जो प्रेजेंट किया था डेनेली एंड डेविसन ने। इसके साथ ही इसी बेसिक चीजों को यूज करते हुए एक दूसरा मॉडल भी आया, और वो जो दूसरा मॉडल था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। देखिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर ना बेसिक चीजें जो देखी गई वो सैंडविच मॉडल वाली ही थी। आखिर चेंजेस क्या क्या आपको नजर आएंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, उसको हम देख लेते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो किसने प्रेजेंट किया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखिए, दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये एक्सप्लेन किया था रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर भी बताया गया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मौजूद है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और साथ ही प्रोटीन्स भी हैं। लेकिन जो चेंज एक्चुअली इसने बताया वो ये बताया कि यहां पर जो प्रोटीन्स आपको नजर आएंगी वो कैसी प्रोटीन्स होंगी? वो फिब्रस प्रोटीन्स होंगी, बजाय इसके के ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो, जो कि सैंडविच मॉडल के अंदर बताया गया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में पहली चीज तो सेम रही, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही है, लेकिन दूसरी चीज इसने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स मौजूद होंगी बजाय ग्लोबुलर प्रोटीन्स के वो यहाँ पर फिब्रस प्रोटीन्स मौजूद होंगी। तो हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो सेम है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया गया कि हेड के अंदर फॉस्फेट है, टेल के अंदर फैटी एसिड चेन है, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वो चीजें सेम थी। इसने कहा कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो इस तरीके से मौजूद है कि इनकी जो टेल्स है दे आर आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इस तरीके से कि टेल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। Phospholipid bilayer and their tails are directed towards each other as like that of the sandwich model. फर्क कहां पे आ गया? फर्क ये आ गया कि on the either side of the phospholipid bilayer जो प्रोटीन लेयर है ना वो प्रेजेंट है in the form of fibers, ऐसे थ्रेड्स की फॉर्म के अंदर। थ्रेड्स की फॉर्म के अंदर आपको प्रोटीन लेयर नजर आएगी और फिब्रस प्रोटीन है। एक तरफ फिर सेम प्रॉब्लम है जब हम इस प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे ही वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कोई यहाँ पे पड़ी हुई है, हम देखते हैं कि अगर ये तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है तो ये एक्सेप्टेबल मॉडल है, अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है। यहाँ पर एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पड़ी हुई है, तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पर जब मौजूद है, जब वो यहाँ से गुजरेगी तो एक दफा फिर हेड तक तो वो गुजर देगी क्योंकि वो तमाम एरिया जो है वो हाइड्रोफिलिक है। आगे हमारे पास जो है वो यहाँ पर टेल मौजूद है और टेल जो है वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जिससे आगे नहीं जा सकते। तो पहली प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दूसरी हम देख लेते हैं, इतना सा एरिया ले लेते हैं इस सेल मेम्ब्रेन का, और इतने से एरिया के अंदर हम देखते हैं कि कितने फॉस्फोलिपिड और कितने प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं। एक तरफ है फॉस्फोलिपिड रेशो प्रोटीन्स,
फॉस्फोलिपिड को देखें तो एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल। टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स को देखें, एक ये है, एक ये, एक ये, यानी कि 3 यहाँ पर आपको थ्रेड्स नजर आ रहे हैं फिब्रस प्रोटीन के। 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, 9 ये हो गए और 9 ही ऊपर है। तो टोटल आपको जो फिब्रस प्रोटीन वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं आपको 18 नजर आ रहे हैं। अब जो 18 नजर आ रहे हैं अगर हम इस रेशो को देखते हैं तो 6 और 18 की है और इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई मूवमेंट भी नजर नहीं आ रही। तो हम कहेंगे कि हमें यहाँ पर कांस्टेंट रेशो नजर आ रही है। हमने कहा था कि वेरिएबल रेशो होनी चाहिए, वेरिएबल रेशो क्योंकि नहीं है इस बेस पे हम कहते हैं कि ये दूसरा पॉइंट भी गलत साबित हो गया। तीसरा डायनामिक मेम्ब्रेन, वो यहाँ पर इसने किसी मूवमेंट को डिस्कस नहीं किया। एक दफा फिर जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है। ठीक है बेटा, और साथ ही इसने इन चीजों को एक नई चीज को भी डिस्कस किया, वो था इसका डायमीटर। तो डायमीटर और फिब्रस प्रोटीन वाले दो एडिशनल पॉइंट्स आ गए जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर डिस्कस किए गए। तो जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है सैंडविच मॉडल, सॉरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसको अब हम देखते हैं। जो अगला मॉडल है बेटा वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेटा नेक्स्ट जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे आप एक्सेप्टेबल मॉडल भी कंसीडर करते हैं। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये प्रेजेंट किसने किया था? ये दो साइंटिस्ट हैं, एक है सिंगर और दूसरा जो साइंटिस्ट है वो है निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रेजेंट किया। जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी या बेसिक फीचर थे वो उन्हीं दो मॉडल्स के लेके चले, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाले और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाले। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है, रिजल्ट है, वो एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक नंबर 1 प्रॉपर्टी के सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को गुजरने देगी। दूसरी प्रॉपर्टी वेरिएबल रेशियो ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स आपको नजर आएगी। और तीसरी बात कि आपको डायनामिक मेम्ब्रेन नजर आएगी। तो उन 3 चीजों को इन्होंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया। देखते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नजर आएगी। पहली बात तो हुई सेम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नंबर 2 आपको यहां पर प्रोटीन्स भी नजर आएंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स नजर आएंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने मूवमेंट को भी डिस्कस कर दिया कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना वहां पर आपको 2 तरह की मूवमेंट नजर आएंगी। नंबर 1 हम कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट और नंबर 2 हम कहते हैं कि जो मूवमेंट नजर आएगी वो होगी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती क्या। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ये बात बताई गई कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना वो ट्रांजिशन और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है। अगली जो बात बताएगी वो ये कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो आपको कंटिन्यूअस नजर नहीं आएगी, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ और भी मौजूद है। तो वो क्या मौजूद है? साथ ही मैंने कहा प्रोटीन्स भी है। यहाँ पर प्रोटीन्स आपको 2 तरह की नजर आएंगी। यहाँ पे कुछ जो प्रोटीन्स होंगी वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी। कैसी प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और कुछ जो प्रोटीन्स होंगी वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के लेवल पर नजर आएंगे। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ना इनके बारे में इन्होंने कहा कि दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी। यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं which are present on the which are attached on the
फॉस्फोलिपिड हेड, फॉस्फोलिपिड हेड के साथ अटैच जो आपको प्रोटीन्स नजर आ रही होगी ना, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, जिनको इन्होंने कैरियर प्रोटीन्स का नाम भी दिया। पेरिफेरी पे मौजूद है, फॉस्फोलिपिड हेड के साथ अटैच है, और साथ ही कहा कि ये कैरियर प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा दो तरह की प्रोटीन्स है। दूसरी तरह की प्रोटीन्स को हम देखते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि दे आर एक्चुअली पार्शियली, या तो थोड़े से या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड, या तो थोड़े से या फिर मुकम्मल तौर पर धंसे हुए किसके अंदर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर या तो थोड़े से या फिर मुकम्मल तौर पे धंसे हुए, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, वो आपको कंटीन्यूअस यहाँ पे नजर नहीं आएगी। अब देखिए जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इनको इन्होंने कहा कि दीज आर एक्चुअली द चैनल प्रोटीन्स। कैसी प्रोटीन्स हैं? चैनल प्रोटीन्स हैं। तो दो तरह की प्रोटीन्स को इन्होंने डिस्कस किया। देखिए हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो किस तरह से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो कर रहे हैं, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसमें आपको डायग्राम कैसे नजर आ रहा है। देखिए आपको काफी सारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नजर आएगी। उस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ साथ आपको कुछ जो है वो फ्री एरिया भी नजर आ रहा है, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड है। तो ये आपको पहले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नजर आएगी। बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसकी जो टेल्स हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया गया। तो इनकी टेल्स एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट कर रही है। टेल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, पहली बात तो क्लियर हो गई। अगली जो बात है वो ये है कि प्रोटीन कहां-कहां पर मौजूद है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि प्रोटीन कहां-कहां पर मौजूद है। अब ये जो टेल्स हैं इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस भी मौजूद है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पर आपको प्रोटीन्स नजर आएंगे। कुछ आपको ऐसी प्रोटीन्स भी नजर आएंगी जिन्हें हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का नाम दे रहे हैं, which are partially embedded in the phospholipid bilayer। देखिए मुकम्मल तौर पे एम्बेडेड नहीं है, आधी एम्बेडेड है। कुछ आपको ऐसी भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स नजर आएंगे which are completely embedded in the phospholipid bilayer। दोनों ही तरह की प्रोटीन को हम कह रहे हैं these are the intrinsic protein, क्योंकि या तो ये partially या फिर completely embedded है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। और इसके अलावा जो आपको प्रोटीन्स नजर आ रही है ना, जो पेरिफेरी पे मौजूद है, उनको हम नाम दे रहे हैं these are actually the extrinsic proteins, या फिर हम इनको कैरियर प्रोटीन्स का नाम भी दे रहे हैं। तो ये आपको दो तरह की प्रोटीन्स यहां पर नजर आ रही है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ ग्लाइकोकैलिक्स भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोकैलिक्स का हमसे नाम ले लें। अब देखो जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, वहाँ पे ट्रांजिशनल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। ट्रांजिशन मूवमेंट हम एक ऐसे मूवमेंट को कहते हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो सेम लेयर के अंदर मूव करते हैं, एक ही लेयर के अंदर मूव करें। जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है उसके अंदर हम कहते हैं कि ये बेसिकली ना दो लेयर्स के अंदर या अपोजिट लेयर के अंदर मूवमेंट चल रही है, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। जैसा कि मैं कहूं कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 6 मूव करके 1 की जगह पर आ जाए और 1 मूव करके 6 की जगह पर आ जाए, तो हम कहेंगे इट इज एक्चुअली द ट्रांजिशन मूवमेंट, जो सेम लेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। लेकिन
यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है वो है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, हमने खुद एज्यूम किया। अब अगर ई की जगह पे 1 आ जाए और 1 की जगह पे ई चले जाए तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। तो ये दोनों तरह की मूवमेंट जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर बताई गई थी। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आप अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो देखिए जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट में कोई मसला नहीं है। हमें मसला किधर हो रहा था, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। तो वो कहां से गुजर सकते हैं, वो आसानी से चैनल प्रोटीन से गुजर सकते हैं। वो सेल के बाहर का हिस्सा है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है, तो आसानी से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन चैनल प्रोटीन से गुजर के चले गए। तो पहला तो हमारा इशू सॉल्व हो गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट अलाउज द वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। ठीक है बेटा, दूसरा था फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन रेशो, उसको हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की रेशो क्या होती है। हमने कहा था कि वेरिएबल रेशो होनी चाहिए, और वेरिएबल रेशो आपको कब मिलेगी, मैं इतना एरिया जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। ये एरिया मैंने ले लिया, इस एरिया के अंदर मुझे कितने फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल नजर आए और कितने प्रोटीन्स के। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 मुझे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। प्रोटीन्स को देखता हूं 1 2 3 4 मेरे पास है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल, ये तो कांस्टेंट बन रही है। लेकिन जब हम देखेंगे कि ये जो छठा मॉलिक्यूल है ये सातवें के साथ जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अभी ये छठा इधर गया और सातवां इसकी जगह पे वापसी नहीं आया, तो तब हमारे पास फॉस्फोलिपिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो तब हमारे पास इस एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे वो टोटल आपको, चलिए चौथे को देख लेते हैं। चौथे ने छठे की जगह चेंज की, छठे ने चौथे की जगह, तो अभी वो वापसी नहीं आया, तो उस दौरान हमें ये चौथा यहाँ पे नजर नहीं आएगा, 3J और 5J 8 नजर आएंगे, तो ये आपको वेरिएबल नजर आता रहेगा। अब क्योंकि मूवमेंट भी हो रही है मॉलिक्यूल्स की, तो हम कहेंगे ये डायनामिक मेम्ब्रेन है। तो तीनों तरह की प्रॉपर्टीज को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किया गया। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इट इज एक्चुअली द एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये था उसके जनरल फीचर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मॉडल्स क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अदर नेम्स क्या हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो फंक्शन नजर आएगा वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। उसी को हम डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वो कैसे रही है बेसिकली। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की मैं हेडिंग दे देता हूं, तो मुझे पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हो रही है वो दो तरह से हो रही है। या तो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होती है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होती है। तो मुझे अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स नजर आएगी वो दो तरह की नजर आएगी। आइदर इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, आइदर इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में फर्क क्या होता है? जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एटीपी, एटीपी नहीं चाहिए। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी चाहिए होती है। इस वजह से हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दे रहे हैं। जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है एज कंपेयर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो हम कहते हैं कि लिटिल बिट स्लोअर। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये फास्टर है एज कंपेयर टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है इसे हम कहते हैं इट इज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन,
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, इसको हम कह रहे हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होनी है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होनी है फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये हमारे पास जो है कुछ बेसिक डिफरेंस है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक सोल्यूट मॉलिक्यूल है, उसके टोटल जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स है। इधर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके टोटल हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज कि इसके 0। एक तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे अनटिल अनलेस कि यहां पर भी 50 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और इधर 50 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ये तब तक चलती रहती है जब तक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। अब देखिए क्योंकि बराबर हो गई है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो रुक गई क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बन रहा। पहले था इधर 100 मॉलिक्यूल्स थे, इधर 0 थे, हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्टेशन चलती रही, इतनी हुई कि यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो गए और यहाँ भी 50 रह गए। तो अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो रुक गई। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए याद रखिएगा कि जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होंगे, समटाइम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस होंगे, समटाइम नहीं होंगे। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही मूवमेंट चल रही होती है। तो इसमें हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आर मे नॉट प्रेजेंट, इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑलवेज प्रेजेंट। यहां पर जो मूवमेंट है वो तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ। हम इधर देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि इधर हमारे पास जो है वो 50 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर हमारे पास जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बताएं मूवमेंट किधर होनी चाहिए? मूवमेंट होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाया यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शुरू हो गई अनटिल अनलेस कि यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर 150 मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं हुआ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो मूवमेंट चलती रहती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो मूवमेंट अप टू अ सर्टेन ग्रेडियंट होती है, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो फिर उसके बाद मूवमेंट रुक जाती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर फर्दर इंक्लूड्स हैं क्या क्या? डिफ्यूजन, क्या क्या शामिल है? डिफ्यूजन शामिल है, इसके अंदर शामिल है ऑस्मोसिस, इसके अंदर शामिल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखिए जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर ये तमाम शामिल है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन को हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कौन से पार्टिकल्स? सोल्यूट पार्टिकल। तो उन सोल्यूट पार्टिकल्स में यूजुअली जिनको हम डिस्कस करते हैं उसमें हमारे पास जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ना, या फिर हम कहते हैं जो डिफ्यूजन होती है उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई खासी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास है डिफ्यूजन।
पैसिव ट्रांसपोर्ट में शामिल है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को हम कहते हैं पर्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन to the area of low concentration। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का या वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, उसको हम नाम दे रहे होते हैं ऑस्मोसिस का। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, from the hypotonic solution to hypertonic solution। movement of water molecules from a hypotonic solution to hypertonic solution। देखिए, ये हमारे पास जो है वो एक बीकर है। इस बीकर के अंदर एक सेल पड़ा हुआ है और सेल का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि उसके अंदर क्या है, वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है, कम है। और जो बाहर का, जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि वहां पर सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स आपको ज्यादा नजर आएंगे और जो वाटर होगा वो कम नजर आएगा। इसका मतलब है वाटर को कहां से कहां मूव करना चाहिए, सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये भी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, और जो बाहर है वहां पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये भी ऑस्मोसिस ही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स with the help of carrier proteins, with the help of carrier proteins। इसकी एग्जांपल आपको कौन सी मिलेगी? हम कहते हैं कि जो लिवर सेल्स है और जो आरबीसीज के सेल है, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती है जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। एंड इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कैरियर प्रोटीन का रोल क्या होता है? देखिए, ये जो प्रोटीन्स आपको नजर आ रही है ना, इन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं, दीज आर एक्चुअली द कैरियर प्रोटीन्स, जो पेरिफेरी पे पड़ी है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर एक्चुअली पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड अटैच्ड टू फॉस्फोलिपिड हेड। ये हेड के साथ ये अटैच है। तो ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को करवाती कैसे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, याद रखते हैं। फर्स्ट कहें कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आया, उसको अपने साथ यहाँ पे अटैच किया। अटैच करने के बाद देखिए, ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक कैरियर प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी? इसको अपने साथ अटैच करवाएगी और अटैच करवाने के बाद इसको एक साइड से दूसरी तरफ साइड पे जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाएगी। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है, अपने साथ अटैच करवा के आगे जाके उसको रिलीज कर देगी। तो इनको हम नाम देते हैं, दीज आर एक्चुअली द कैरियर प्रोटीन। और वो मूवमेंट जो कैरियर प्रोटीन्स की मदद से हो रही होती है, उस तरह की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? इट इज एक्चुअली नोन एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा कि इसके अंदर आपको एटीपी चाहिए होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल के अंदर जो हम एग्जांपल लेते हैं वो है पंप्स की एग्जांपल। किसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको जो एग्जांपल मिलेगी वो पंप्स की मिलेगी। कौन कौन से पंप्स? पंप्स आर एक्चुअली द प्रोटीन्स। इसमें जो पंप्स शामिल है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप है। इसमें जो पंप शामिल है वो सोडियम पंप है। इसमें जो पंप शामिल है वो पोटेशियम पंप है। और इसमें जो पंप शामिल है वो कैल्शियम पंप है। पहले तो आपको पता हो कि ये तमाम के तमाम पंप जो है वो मौजूद कहाँ पे होते हैं। मैं इनकी लोकेशन लिख देता हूँ, हमारी बुक में इन तमाम की लोकेशन मौजूद है। जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूरोनल मेम्ब्रेन के लेवल पर मौजूद है। कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूरॉन्स की। इसके अलावा आपको मसल फाइबर के लेवल पर भी नजर आएगा। सोडियम पंप कहां पर मौजूद है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के लेवल पर। कहां पर? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोटेशियम पंप कहां पर मौजूद है? पोटेशियम पंप मौजूद है गॉड सेल्स के लेवल पर, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर इन्वॉल्व है। कैल्शियम पंप कहां मौजूद है? इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मसल्स के लेवल पर मौजूद होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स के अंदर मौजूद है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। और वहां पर कौन सा पंप मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं कैल्शियम पंप्स का। इनमें से एक एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देख रहे थे और उसमें हम पंप्स को डिस्कस कर रहे थे। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें मैंने आप लिखा कि जो एंडोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में शामिल है। और जो फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस है, ये एंडोसाइटोसिस के अंदर शामिल है। पहले हम पंप को देख लेते हैं, फिर हम इन टर्म्स को देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या। एक हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है। यहां पर एक पंप मौजूद है। उस पंप का काम क्या होता है? इस पंप का काम होता है एटीपी को यूटिलाइज करवाते हुए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करवाना। ये हमारे पास है एटीपी का मॉलिक्यूल। एटीपी का मॉलिक्यूल आया और एटीपी का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो गया। हाइड्रोलाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हुआ एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। उसी एनर्जी को यूटिलाइज करवाते हुए यहाँ पर कुछ मूवमेंट ऑफ आयंस हो। ये एक न्यूरोनल मेम्ब्रेन है। न्यूरोनल मेम्ब्रेन के लेवल पर आपने पढ़ा है कि जो सोडियम आयंस होते हैं ना, दे आर 10-fold हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, while potassium ions are 20-fold higher in concentration inside the neuronal membrane. सोडियम पहले बाइंड रहता है, ठीक है। ये पंप क्या करेगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाएगा। एक एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करवाते हुए ये 3 सोडियम आयंस को बाहर भेज देगा और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आएगा। 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजा और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आया। एक एटीपी के मॉलिक्यूल की एनर्जी को यूटिलाइज करवाते हुए तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पहले सोडियम बाहर जाता था उसके बावजूद बाहर लेके गया, पहले पोटेशियम अंदर जाता था फिर भी अंदर लेके आया, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवा रहा है। तो इसको हमने कहा कि ये कैसा पंप है? ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है बेटा। इसी तरह के और भी पंप्स मौजूद है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनकी भी एग्जांपल्स आ जाएंगी। मैंने आपको बताया कि सोडियम पंप भी मौजूद होता है इंडिविजुअली, और वो कहां पे मौजूद होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक आपको साइनेप्स के लेवल पर नजर आएगा। इसी तरह से कैल्शियम पंप भी मौजूद है जो मसल्स के लेवल पर जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर मौजूद है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैल्शियम आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करवा रहा है। पोटेशियम पंप भी है जो गॉड सेल्स के लेवल पर है और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करवा रहा है।
देखिए अब हम इनको देखते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। याद रखिएगा जब बल्क मूवमेंट की बात होती है, लार्जर पार्टिकल्स के इनगल्फ होने की बात होती है या सेल से बाहर करने की बात होती है, तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इस पे से हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब बात होगी तो बात होगी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब है अंदर, एक्सो का मतलब है बाहर। सेल के अंदर अगर कोई चीज आ रही है तो उसे हम कहते हैं कि लार्जर पार्टिकल्स, एंडोसाइटोसिस है। अगर सेल के बाहर जा रही है तो हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस है। अगर सेल के अंदर आने वाली चीज जो है वो सॉलिड है तो हम कहेंगे कि फेगोसाइटोसिस है, और इस वजह से हम इसे कहते हैं इट इज एक्चुअली द सेल ईटिंग। अगर वो लिक्विड है तो उसे हम नाम देते हैं इट इज एक्चुअली द पिनोसाइटोसिस, और पिनोसाइटोसिस को हम ये भी कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज द सेल ड्रिंकिंग। देखिए फेगोसाइटोसिस के अंदर जो आपको एग्जांपल मिलेगी ना, वो एग्जांपल मिलेगी आपको व्हाइट ब्लड सेल्स की, मैक्रोफेजेस की। हाइड्रा के अंदर आप ये चीजें पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रा है उसके अंदर भी आपको फेगोसाइटोसिस नजर आ रही है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स को अगर वही लिक्विड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहा है तो वहां पे आपको हाइड्रा में पिनोसाइटोसिस भी नजर आएगी। सेल के अंदर काफी सारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी होते हैं, और अगर वो लार्ज पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वही सेल से बाहर चले जाए, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल। लार्ज मॉलिक्यूल्स है सेल से बाहर जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली क्या है, एक्सोसाइटोसिस है, ये बल्क मूवमेंट है बेसिकली। तो ये हमारे पास हो गया टॉपिक सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखा, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स को देखा, और हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो है वो बेसिक रोल है, और उसी के अंदर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी किया, और साथ में हमने उनकी एग्जांपल्स भी देखी। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को मुकम्मल तौर पे स्टडी किया। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी भी टॉपिक्स देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। बेटा अपना ख्याल रखिए।